हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैज़ान मुसाफिर। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीरीज स्टार्ट करने का मकसद है लोगों को अवेयर करना, क्योंकि ये काफ़ी विवादित मामला है। लोगों में काफ़ी गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं इसको लेकर, और डर का माहौल बन चुका है लोगों में। तो मेरा मोटिव है कि सब अवेयर हों, इसकी रियलिटी को जानें, और जो हमारी वीडियो होगी वो फैक्ट्स के आधार पर होगी। जो रियलिटी है वो हम दिखाएंगे उसमें। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि CAA, NRC, NPR क्या क्या लिंक है आपस में, क्या संबंध है। और CAA जो है एक सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ मामला है, यानी इसका जो कोर है वो नागरिकता है। तो हम पहले नागरिकता पर चर्चा करेंगे, फिर नागरिकता के बाद हम इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि CAA भारत में पहली बार नहीं आया। अब से पहले भी काफ़ी बार आ चुका है, जैसे 1986 में आया, 1992 में आया, 2003 में आया, 2005 में आया, 2016 में आया, अब 19 में आया ये। तो ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारत में कोई भी कानून किसी भी धर्म के खिलाफ़ नहीं बनाया जाता, ना ही मुसलमान धर्म के खिलाफ़, ना ही हिंदू के खिलाफ़। अगर कोई कानून खिलाफ़ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ़ हो सकता है बस। आई नो कि आपको अजीब लग रहा होगा ये सुनकर, बट जब हम आगे बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सब। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीरीज के लास्ट तक बने रहना, और न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वीडियो देखना, तभी कोई बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि हमारा मकसद है जो रियलिटी है उसको पढ़ना, उसको जानना, और इसी के मोटिव से मैंने ये बनाया है वीडियो। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, यानी संविधान सबसे सर्वोच्च है हमारे देश में, जिसके द्वारा हमारे देश को चलाया जाता है। उसी में सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि गवर्नमेंट क्या काम करेगी, किस तरह से करेगी, किसके क्या राइट्स हैं। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं। उसी में ही हमारी नागरिकता यानी सिटीजनशिप का भी जिक्र किया गया है। इससे पहले हम जानते हैं कि दुनिया में कितने टाइप्स के लोग होते हैं। तो फ्रेंड, दुनिया में 3 टाइप्स के लोग होते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जो सिटीजन होते हैं किसी भी कंट्री के। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो विदेशी होते हैं। विदेशी के लिए एलियन, ALIEN वर्ड यूज़ होता है, बट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉरेनर। और तीसरे व्यक्ति होते हैं स्टेटलेस, यानी राज्यविहीन व्यक्ति। तो अब इनके बारे में जानते हैं हम कि फॉरेनर कौन होते हैं। तो फ्रेंड, फॉरेनर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक लीगल फॉरेनर, यानी जो कानूनी रूप से हो विदेशी। एक इल्लीगल, गैरकानूनी। और एक रेफ्यूजीज़। ये तीनों के बारे में जानते हैं थोड़ा। जो लीगल फॉरेनर होंगे उसका मतलब होगा कि वो कानूनी रूप से किसी देश में आए। जैसे कोई व्यक्ति भारत में आता है वीजे के साथ, या पासपोर्ट के साथ, या फिर वर्क परमिट हो उसके साथ, या भारत ने किसी देश के साथ ट्रीटी की हो तो उसके अकॉर्डिंग है। जैसे भारत ने नेपाल और भूटान के साथ कर रखी है, तो वो वहाँ के लोग भारत में किसी भी आईडी प्रूफ के साथ आ सकते हैं वहाँ के। या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उसको OCC यानी ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर ये दे दिया जाए, तो जिसको भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, वो व्यक्ति भारत में कभी भी आ सकता है, कितने भी टाइम तक रह सकता है, और उसको भारत में आने के लिए फिर वीज़ा या किसी अदर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लीगल व्यक्ति हो गए। अब इन्हीं में से ही कुछ इल्लीगल व्यक्ति हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति 2 साल की परमिट पर भारत में आया। अब वो 2 साल भारत में रहा, उसके बाद उसको जो टाइमिंग है उसको बढ़वा लेना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर उसको अपने देश वापस चला जाना चाहिए। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता और भारत में कंटिन्यू रहने लगता है, तो वो इल्लीगल कहलाएगा। और इल्लीगल कौन होते हैं? जो बिना डॉक्यूमेंट्स के आ जाते हैं, वो इल्लीगल होते हैं, यानी कि गैरकानूनी तरीके से भारत में घुस गए, तो वो इल्लीगल हो गए। और
इलीगल माइग्रेंट यानी अवैध प्रवासी जो कि युद्ध वगैरह की सिचुएशन में भारत में घुस आए थे, वो इलीगल व्यक्तियों में आएंगे। तीसरे प्रकार के विदेशी जो होते हैं वो होते हैं रेफ्यूजीज़ यानी शरणार्थी। तो इसका एग्जांपल मैं दलाई लामा का देना चाहूँगा। तो जैसे ही जब तिब्बत का लड़ाई हुई चीन के साथ, तो जो दलाई लामा थे उन्होंने भारत से शरण मांगी। जब कोई व्यक्ति शरण मांगता है इस सिचुएशन में तो उससे बोलते हैं शरण प्रार्थी यानी एजिलम। और जब उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है फिर वो शरणार्थी यानी रेफ्यूजी बन जाता है। तो भारत ने एक्सेप्ट कर लिया था तो वो शरणार्थी भारत में रहे। तो अब वो क्या है, वो लीगल माने जाएंगे, बट उनको क्या है, परमानेंट नहीं रहेंगे। वो जब वहाँ की सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो वापस चले जाएंगे, यानी एक तरीके से गेस्ट के रूप में। इनको कुछ राइट्स भी दिए जाएंगे बट इनको काफ़ी राइट्स नहीं दिए जाएंगे, जैसे कि ये उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, गवर्नमेंट्स की जो स्कीम होती है उनका बेनिफिट नहीं उठा सकते, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते इन पे, ऐसे काफ़ी राइट नहीं होते। बेसिक राइट्स इन पे सब होते हैं, जिससे हेल्थ हुआ, बेसिक एजुकेशन हुई, इस तरह के। तो यानी हमने अब फॉरेनर्स के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं जो स्टेटलेस होते हैं यानी राज्यविहीन लोग, यानी ये वह व्यक्ति होते हैं जो किसी भी देश के नागरिक नहीं होते। ऐसे कैसे होता है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जो जर्मनी में 1935 में न्यूबर्ग लॉज आए थे, जिसके थ्रू जितने भी यहूदी रहा करते थे वहाँ उनकी लगभग नागरिकता समाप्त कर दी गई। यानी यहूदी जर्मनी के रहने वाले ही थे और वहीं की गवर्नमेंट ने उनको नागरिक मानने से मना कर दिया, तो अब वो किसी देश के भी नागरिक नहीं रहे, तो स्टेटलेस हो गए वो। उसी प्रकार जब 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ तो आज़ाद होते ही वो एक सिलोन सिटीजनशिप एक्ट लाया था, जिसके तहत भारतीय मूल के जितने भी तमिल रहा करते थे वहाँ कई पीढ़ियों से रहा करते थे, उन सबको एक झटके में गैर नागरिक कर दिया। कम से कम 7 लाख लोग थे वो। तो ये स्टेटलेस होते हैं। अब हम बात करते हैं सिटीजन की, यानी नागरिक कौन होता है। तो फ्रेंड, सिटीजनशिप इज़ अ स्टेटस, और ये वो स्टेटस होता है जो किसी भी देश के द्वारा दिया जाता है। और जिस व्यक्ति के पास किसी भी देश की नागरिकता होगी उस व्यक्ति को उस देश के द्वारा जितने भी अधिकार अपने देश के नागरिकों को दिए जाते हैं वो सब मिलेंगे। इसलिए इसको कहा जाता है राइट टू हैव राइट्स, यानी ये वो अधिकार है जिसके बेस पर काफ़ी अधिक अधिकार और मिलते हैं हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें आर्टिकल 14 सभी के लिए हैं, लेकिन आर्टिकल 15 सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंडियन सिटीज़न होगा उसको आर्टिकल 15 भी मिलेगा और 14 भी, बट जो फॉरेनर होगा इलीगल उसको सिर्फ आर्टिकल 14 मिलेगा। क्लियर हो गया होगा आई होप ये। इसको हम ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते कि कोई भी आए भारत का नागरिक बन जाए। तो पहले हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है इसके बारे में। तो फ्रेंड, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो जब ही यानी उसी टाइम पर उसके कुछ पार्ट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और जो हमारा सिटीजनशिप एक पार्ट बना जिसको पार्ट 2 कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 5 to 11 है। उन्हीं में ही सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। तो जो हमारा आर्टिकल 5 है, हम ओवरव्यू देखेंगे सिर्फ इसमें। आर्टिकल 5 कहता है हमारे डोमिसाइल के बारे में, यानी कि जो हमारे देश का पार्टीशन हुआ था वो रिलीजन के बेस पर हुआ था। यानी भारत में मुसलमान रहा करते थे, पाकिस्तान बना तो उनको कहा गया कि अगर वो चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी मुसलमान नहीं गए। तो आर्टिकल 5 जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए उनको नागरिकता देने की बात करता है, यानी डोमिसाइल। जो लोग पहले भारत में रहा करते थे और बाद को भी कंटिन्यू रहते रहे वो भारत के नागरिक रहेंगे। हमारा आर्टिकल 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से जितने भी भारत में लोग आए थे उन सबको भारत में नागरिक माना जाएगा। और
फिर हमारा आर्टिकल 7 कहता है कि कुछ लोग ऐसे थे जो भारत में रहा करते थे, बाद को पाकिस्तान में गए, जैसे मुसलमान थे पाकिस्तान में गए, वो ये सोच कर रहे थे कि मेजोरिटी होगी हमारी, अच्छा रहेंगे हम। बट जब वहाँ पहुँचे तो ना वो सेफ्टी फील नहीं हुई, अच्छा नहीं लगा। फिर वो वापस पाकिस्तान से भारत में ही आ गए। तो यानी पहले भारत से पाकिस्तान गए, बट पाकिस्तान से फिर भारत में आ गए, तो उनको भी नागरिकता देने की बात कही गई हमारा आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 है हमारा, उसमें कहा गया भारतीय मूल के विदेशियों के लिए, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारा देश गुलाम था तो इस टाइम पर कोई फैमिली जो इंडियन थी वो विदेश में चली गई, ये देखते हुए कि भारत में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, कभी भी युद्ध हो सकता है, इसलिए वो छोड़कर चले गए। बट बाद को हमारा देश आज़ाद हुआ तो फिर उनको लगा कि अपने देश वापस चलते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन लोगों को भी नागरिकता देने का प्रावधान किया। और जो हमारा आर्टिकल 9 है वो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, यानी अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भारत का नागरिक है और वो अमेरिका की नागरिकता लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो ख़त्म हो जाएगी। भी लोगों में थोड़ा डर था कि हमारा जो राइट से छीन ना जाए, हमें गैर भारतीय ना कर दिया जाए, इसीलिए जो हमारा आर्टिकल 10 है उसको ऐड किया गया और उसके थ्रू ये गारंटी दी गई, इनको नागरिकता देने की बात कही गई। इसके लिए एक फिक्स डेट कर दी गई थी जो थी 17 जुलाई 1948, यानी जो 17 जुलाई 1948 तक भारत में आ गया था उसको भारत का नागरिक कहा जाएगा, वो गारंटीड रहेगी। और जो हमारा आर्टिकल 11 है वो हमारा इस विषय को यूनियन लिस्ट में डालता है, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसको पावर देता है इससे रिलेटेड लॉज बनाने की। तो हमारे देश में 3 टाइप्स के लॉज बनाए जाते हैं। जो यूनियन लॉ होंगे हमारे, उस पर सिर्फ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वही लॉ बनाएगी। जो स्टेट लिस्ट में होंगे हमारे, उन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। और जो कंकर लिस्ट में होंगे उस पर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर कानून बनाएंगी। बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो सेंटर है उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी, यानी उसकी बात मानी जाएगी। तो जो हमारा आर्टिकल 11 है यूनियन लिस्ट में डालता है, यानी कि अब इस पर जो कानून बनाने का जो पावर है वो हमारे पार्लियामेंट पर आ गई। अब हमारा देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद भी जो बांग्लादेश जो पहले नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। आज के तो बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो उस टाइम पर भी ईस्ट पाकिस्तान से काफ़ी लोग भारत में आ रहे थे। इस चीज़ को देखते हुए जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे, उन्होंने सोचा कि कुछ प्रावधान किया जाए, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो लागू हो गया था बट उसमें ये प्रोविज़न नहीं थे कि अगर भारत के किसी फॉरेनर व्यक्ति को सिटीजन बनाया जाए तो किस तरीके से बनाया जाए, या कोई मान लिया आज़ादी के बाद बच्चा पैदा हुआ तो उसको नागरिकता किस तरीके से दी जाए, या किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी तो किस तरीके से छीनी जाए। तो ये सब चीज़ नहीं थी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसीलिए हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे उन्होंने 1955 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंक्लूसिव एक्ट इनेक्ट किया जिससे कहा गया सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब उसके बाद किसी व्यक्ति को किस तरीके से नागरिकता देनी है, यानी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप क्या होगा और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप यानी किसी की नागरिकता समाप्त करने का क्या प्रावधान होगा, वो जो डिसाइड किया जाएगा वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू किया जाएगा। अब CAA क्या है, तो जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा, उसी में जब हम कोई संशोधन के द्वारा बदलाव करते हैं, यानी चेंज करने को बोलते हैं संशोधन और इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट, यानी एक ए और जुड़ गया तो वहीं CA से बन जाएगा CAA, यानी सिटीजनशिप एक्ट बन गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जैसे हमने संशोधन करके कोई भी लॉ चेंज किया, उससे पता चलता है क्या 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 रूल्स चेंज हुए हैं जो आगे इम्प्लीमेंट होंगे। इसलिए मैंने कहा था कि भारत में CAA पहली बार नहीं आया, ये CAA 2019 है। इससे पहले आ चुका है 1986 में आया
1992 में आया, 2003 में आया, 2005 में आया, 2016 में आया। अब उसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो भी हम जानेंगे आगे। उससे पहले अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप क्या है, यानी कि सिटीजनशिप किस तरीके से मिल सकती है, और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप यानी कि सिटीजनशिप कैसे समाप्त हो सकती है किसी की भी। तो जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 था, उसी का सेक्शन 3, 4, 5, 6 और 7 डील करते हैं कि सिटीजनशिप कैसे मिलेगी किसी भी व्यक्ति को। और जो हमारे सेक्शन 8, 9, 10 ये हमारे डील करते हैं कि किसी भी इंसान की नागरिकता कैसे समाप्त होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकता का अर्जन किस प्रकार से होगा। तो जो हमारा सेक्शन 3 है वो बात करता है बर्थ बेस्ड सिटीजनशिप की, यानी कि भारत में जो भी बच्चा जन्म लेगा वो भारतीय नागरिक कहलाएगा, चाहे उसके पेरेंट्स भारतीय हो या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अमेरिका से कपल भारत में आया और उनका बच्चा भारत में हुआ, तो बच्चे वो भारत में हुआ इसलिए अब वो भारत नागरिक कहलाएगा। ये क्लियर हुआ। अगर आप बात को वो अमेरिका जाए वापस, वहाँ की नागरिकता ले लें उसकी, तो बस जो नागरिकता उस बच्चे की समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप चलती है। अब हमारा सेक्शन 4 डील करता है डिसेंट यानी वंशक्रम। जैसे भारत से कोई लड़का अमेरिका गया, वहाँ उसने शादी की, वहीं उसका बच्चा हुआ, तो अमेरिका में भी ये लो है कि जो भी बच्चा अमेरिका में जन्म लेगा वो अमेरिका का नागरिक कहलाएगा। तो इस हिसाब से वो बच्चा अमेरिका नागरिक हो गया तो भारतीय नागरिक नहीं है अब, और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो भारतीय नागरिक हो जाए, तो उसके लिए उन्हें विद इन 1 ईयर यानी 1 साल के अंदर ही अंदर वहाँ की जो इंडियन एम्बेसी होगी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देना सिटीजनशिप के लिए। यह हो गया तरीका इसका। पर इसमें कमी थी। इसमें कहा गया था सिर्फ लड़के के लिए था। अगर भारत की कोई लड़की अमेरिका जाए, वहाँ शादी करे, वहाँ उसको बच्चे हो, तो वह अमेरिकन नागरिक हो गया, बट उसको फिर भारतीय नागरिक बनाने का प्रोविज़न नहीं था इसके तहत। इसीलिए इसमें जो सिटीजनशिप एक्ट था हमारा, उसमें अमेंड किया गया 1992 को, और बात को जो मदर थी उसको भी ऐड कर दिया गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा प्रोविज़न 5 है जो कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप देने की बात करता है। अब इसमें भी वो व्यक्ति आएंगे जो भारत से लिंक करते हैं, यानी बिलोंग करते हो किसी न किसी तरीके से, उनका ओरिजिन भारत हो या कोई कनेक्शन हो, उन व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारतीय नागरिकता मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, भारत के कपल अमेरिका गए, अब उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई, तो भारत की ख़त्म हो गई अब उनकी, अब वो वहीं रहने लगे, फिर उनके बच्चे हुए, वो अमेरिकन नागरिक बने, वो भी वहीं रहने लगे, फिर उनके बच्चे हुए, और उनका मन करा कि हम भारत में रहेंगे, कि हमारे पूर्वज वहाँ रहा करते थे, और वो भारत की जो नागरिकता वो लेना चाहेंगे, तो उनको जो नागरिकता मिलेगी वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिलेगी। और इससे पहले जो मैंने आपको डिसेंट बताया था, यानी 1 साल के अंदर किसी बच्चे को नागरिकता देने के लिए अप्लाई करना होगा और विदेश में होता है। अगर वो 1 साल के अंदर नहीं करते तो उनको भी जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता देने का प्रोसेस है वही अप्लाई करना होगा। और इसका प्रोसेस ये है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कम से कम 7 साल रहना होगा। अब ये 7 साल किस तरह से, जिस वर्ष वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक पिछले पूरे 12 महीने भारत में रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई 31 दिसंबर 2013 को अप्लाई करता भारतीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो उसको 2023 पूरे साल भारत में रहना होगा, और बाकी के जो 7 साल हैं वो ठीक पिछले 8 साल में से 6 साल भारत में रहा हो, तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। क्लियर हो गया आई होप। इसी के थ्रू जैसे
कोई भारतीय विदेश में गया, वहाँ उसने शादी कर ली, तो जो विदेशी लड़की या लड़के से शादी की उसको भी जो नागरिकता मिलेगी वो इसी प्रोसेस के थ्रू मिलेगी। तो अब हमारा अब नेक्स्ट जो सेक्शन 6 है उसका संबंध उन लोगों को नागरिकता देने से है जिनका भारत से कोई संबंध ना हो। उसका नाम है नेचुरलाइजेशन, यानी कि जिससे कोई भारतीय नागरिक नहीं है बिल्कुल भी, ना ही उसका कोई भारत की किसी भी नागरिक से कोई संबंध है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अमेरिकन व्यक्ति भारत में आया रहने के लिए और कई साल तक भारत में रहा, यहाँ दिल लग गया उसका, अब वो यहीं रहना चाहता है और अब उसको भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू दी जाएगी। अब इसमें भी जो लोग होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक वो जो कि स्पेशल लोग होते हैं, जैसे साइंटिस्ट हुए या लिटरेचर के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में स्पेशलिस्ट हुए, तो उनको चाहे तो हमारी गवर्नमेंट डायरेक्ट सिटीजनशिप दे सकती है उसके बेस पर। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति आया भारत में, यहाँ रहा, ईमानदारी से नौकरी की और लीगल था, यानी लीगल फॉरेनर था, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आया, अब वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उसको नेचुरलाइजेशन जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके रूल्स कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जब वो अप्लाई कर रहा नागरिकता, ठीक पिछले पूरे 12 महीने भारत में रहा हो और उसके ठीक 14 साल में 11 साल भारत में रहा हो, यानी 12 साल भारत में रहना कंपलसरी है, फिर उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल सकती है। और जो ये नेचुरलाइजेशन है, इसी का ही मेन मसला है CAA का, यानी इसी का संबंध है CAA से, वो आगे हम जानेंगे। अब जो हमारा सेक्शन 7 है उसमें प्रोविज़न है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज़ का, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद अगर भारत में कोई भी किसी भी देश का अगर हिस्सा मिलता है तो उस हिस्से के जितने भी लोग रहने वाले होंगे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 1961 में जो गोवा था, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये जितना भी एरिया था ये पुर्तगाल के अंडर आता था, तो वहाँ के जितने भी लोग थे वो पोर्चुगीज़ थे, यानी पुर्तगाल के नागरिक थे, पर बाद को भारत का हिस्सा बन गया वो। तो इसीलिए ये एक अलग से प्रोविज़न ऐड किया गया था जिसके थ्रू उन व्यक्तियों को भी भारत की नागरिकता दे दी जाए। तो गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया और उसके थ्रू उन सभी को भारत की सिटीजनशिप दे दी गई। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी को भी नागरिकता किस तरीके से मिलती है भारत में। अब पढ़ते हैं हम टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकता की समाप्ति किस तरीके से होती है। तो इसका प्रोसेस दिया गया है हमारे सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 8 में और 9 में, 10 में। तो जो हमारा सेक्शन 8 है वो बात करता है रिनंशिएशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वो नागरिकता छोड़ सकता है भारत की। ये हमारा सेक्शन 8 कहता है। सेक्शन 9 जो है हमारा वो बात करता है टर्मिनेशन की, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी और देश की नागरिकता ले लेगा तो उसकी जो भारतीय नागरिकता वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और जो हमारा सेक्शन 10 बात करता है डेप्रिवेशन, यानी इसी का लोगों में ज़्यादा खतरा है आजकल। इसमें क्या है कि जो हमारी सरकार है वो नागरिकता छीन सकती है। उसके आधार क्या है, पहले मैं क्लियर कर दूं क्या जिनको जन्म के आधार पर दी गई थी नागरिकता, ठीक है, उसके लोग अब चेंज हो चुके हैं, यानी जन्म के आधार पर जो नागरिकता दी जाने का जो पहले प्रोविज़न था वो चेंज हो गया है अब। बट जिसको दी जा चुकी है जन्म के आधार पर नागरिकता, उसकी नागरिकता बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकती अब। जो हमारे आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के थ्रू जो दी गई है वो समाप्त नहीं हो सकती। अगर लो चेंज कर दें तो वो बात अलग है, बट इतना आसान होता नहीं है जो हम कह देते हैं कि लो ऐसे चेंज हो जाएंगे।
हाँ, अब जो इसका आधार है नागरिकता छीनने का डेप्रिवेशन में, वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने, यानी भारत में इलीगल माइग्रेंट आया कोई और उसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए भारत में, उसके थ्रू भारतीय नागरिकता उसने प्राप्त कर ली, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। दूसरा, किसी व्यक्ति को हमने यानी नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप दी गई, अब वो लगातार क्राइम किया जा रहा है, एक लिमिट क्रॉस कर दी, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब नागरिकता समाप्त होने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट एक नोटिस जारी करेगी तुम्हारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऐसे नहीं। उन्हें सुनवाई का एक मौका भी दिया जाएगा, और इससे हम बोलते हैं ड्यू लीगल कोर्स, यानी एक प्रोसेस होगा जो अप्लाई होगा पूरा, उनको जो सुनवाई का मौका दिया जाएगा, जो हमारा आर्टिकल 14 है उस वही अप्लाई होगा वहाँ पर, क्योंकि हमारा आर्टिकल 14 ये भी कहता है कि अगर किसी भी जजमेंट को बिना सुनवाई के, बिना सही सुनवाई के कोई भी जजमेंट दी जाती है तो वैलिड नहीं रहेगी, और जो लोगों को चांस दिया जाएगा वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में दिया जाएगा। तो लोग जाएंगे ट्रिब्यूनल कोर्ट में, और वो भारतीय नागरिक हैं, वास्तव में उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो प्रूफ पढ़ देंगे। अगर वहाँ से भी प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर वो भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। इसी के साथ आई होप हमें इतना क्लियर हो गया कि सिटीजनशिप की बात भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, फिर एक प्रोविज़न कौन सा ऐड किया गया, फिर उसके साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिटीजनशिप किसी को अर्जन यानी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप का देना और समाप्त होना का क्या प्रोसेस है वो क्लियर हो गया होगा। सिटीजनशिप क्या होती है ये क्लियर हो गया होगा। इलीगल और लीगल माइग्रेंट क्या होते हैं उनके बीच में भी डिफरेंट क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड आज हम अपनी फर्स्ट सीरीज़ यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि अगर हम सब सीरीज़ देखेंगे तभी हमें अच्छी तरीके से नॉलेज होगी, और हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। किसी से अगर हम बहस भी करेंगे इस टॉपिक पर तो तथ्यों के आधार पर करेंगे, यानी फैक्चुअल करेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करना। थैंक यू।